नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बेस फ्लो सेपरेशन। ठीक है, हमने क्या देखा था, हाइड्रोग्राफ किससे बना होता है। मान लो ये कोई एक हाइड्रोग्राफ है, ठीक है, छोटा सा बनाएंगे एक हाइड्रोग्राफ। ठीक है, ये हाइड्रोग्राफ देखा था हमने। इसमें नीचे का पोर्शन क्या होता था, बेस फ्लो, और ऊपर का क्या होता था, डायरेक्ट रन ऑफ। ठीक है, तो अगर हमको डायरेक्ट रन ऑफ निकालना है तो नीचे का बेस फ्लो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा या सेपरेट करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि रन ऑफ कितना हो रहा है या बारिश के कारण कितना पानी आ रहा है मेरे कैचमेंट में जो डिस्चार्ज को बढ़ा रहा है। ठीक है, हाइड्रोग्राफ किस किस के बीच में बनता है, ये बनता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, और किसके बीच में बनता है, टाइम। टाइम किस में होगा, आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है। ठीक है, तो एक और चीज सीखेंगे इसी में कि जो ये अंडर द कर्व एरिया है, हाइड्रोग्राफ के अंडर में जो एरिया आता है वो क्या बताएगा मुझे। देखो, ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में है मान लो टाइम है, एक्स एक्सिस में है ना, आवर में, इनटू मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ये भी किस में है, टाइम में है। वाई एक्सिस में डिस्चार्ज जो है वो भी किस में है, टाइम में है ना। तो ये टाइम टाइम कैंसल, क्या बचेगा, सिर्फ मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। ठीक है, तो जो भी अंडर द कर्व होगा वो क्या बताएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। ठीक है, जब आप अलग कर दोगे इसको बेस फ्लो से तो ये क्या बताएगा, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। ठीक है, वो भी देखेंगे, पहले देखते हैं बेस फ्लो से अलग कैसे करते हैं। तो इसकी तीन मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, फर्स्ट इज मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है देखेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, इसमें आप कैसे बेस फ्लो को सेपरेट करोगे हाइड्रोग्राफ से वो देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक हाइड्रोग्राफ। ठीक है, ये हमने बना लिया एक छोटा सा हाइड्रोग्राफ जिसका ऐसा कुछ बेस फ्लो है और फिर ये रिसेशन कर्व है। ठीक है, अब इसमें मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा ये, जिसको मैं बोल दूंगा ए। ठीक है, ये कैसे मिलेगा मुझे, पॉइंट कैसे मिलेगा मुझे, यहां नहीं होगा, ये कहीं पे, यहां कहीं पे होगा। ठीक है, पॉइंट ए। पॉइंट ए कैसे मिलेगा, जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरा डिस्चार्ज बेस फ्लो से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, पॉइंट ए क्या होगा, जो स्टार्टिंग ऑफ द राइजिंग लिम्ब होगा। ठीक है, राइजिंग लिम्ब क्या बताता है हमको कि इंक्रीज इन डिस्चार्ज। तो जिस पॉइंट से डिस्चार्ज इंक्रीज हुआ होगा उसको हम क्या लेंगे, पॉइंट ए। ठीक है, और यहां से स्ट्रेट लाइन खींचते हुए हम कहां जाएंगे, पॉइंट बी में, जो क्या बताएगा, जो बताएगा कि हाँ भाई अब क्या हो गया है, अब रिसेशन लिंक भी बंद हो गया है और ये वापस बेस फ्लो पे आ गया है। ठीक है, तो आप क्या है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आप क्या कर रहे हो, पॉइंट ए से, पॉइंट ए ढूंढना तो इजी है ना, जहां से डिस्चार्ज बढ़ना स्टार्ट हुआ उसको आप पॉइंट ए बोल दोगे। ठीक है, लेकिन पॉइंट बी ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, पॉइंट बी ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो पॉइंट बी कैसे ढूंढते हैं हम, पॉइंट बी ढूंढने के लिए एक इंपेरिकल फॉर्मूला है विच इज n इज इक्वल्स टू 0.83 a टू द पावर 0.2। ठीक है, n क्या है, n इज द टाइम पीरियड। n क्या है, n इज द टाइम पीरियड सॉरी, ये क्या होगा, ये हो जाएगा क्यू पीक। n क्या है, n वो टाइम पीरियड है जो क्यू पीक से पॉइंट बी तक आने में लगता है। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली इस फॉर्मूले से n निकाल लोगे तो आपको पॉइंट बी ढूंढना इजी हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी सॉरी n क्या है, n इज द डिस्टेंस बिटवीन
n इज द डिस्टेंस बिटवीन इन टाइम, क्योंकि यहां पे क्या है एक्स एक्सिस में टाइम और यहां पे क्या होता है डिस्चार्ज, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये डे या आवर किसी में भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रीडिंग, ठीक है। तो पॉइंट बी कैसे ढूंढोगे आप, इस फॉर्मूले से n इज इक्वल्स टू 0.83 a टू द पावर 0.2, और a क्या है, a इज द ड्रेनेज एरिया, ठीक है। a क्या है ड्रेनेज एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। n आएगा आपका डेज में इस फॉर्मूले में, ठीक है। n से आप इजीली b निकाल सकते हो और फिर a और b पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे। क्लियर है फर्स्ट मेथड। अब देखते हैं सेकंड मेथड। मेथड 2, ठीक है, जिसमें हम पीक की हेल्प से बेस फ्लो को सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कैसे करते हैं इसमें बेस फ्लो सेपरेशन। तो पहले एक हाइड्रोग्राफ बना लेंगे हम, ठीक है। ये बन गया कोई एक हाइड्रोग्राफ, सॉरी, ये बन गया हाइड्रोग्राफ, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, जो मेरे को ये बेस कर्व है, बेस कर्व की हेल्प से बनाएंगे हम। बेस फ्लो का जो कर्व है वो तो पहले से ही आपको क्या होगा डिफाइन होगा, है ना, कि बेस फ्लो कैसा जा रहा है, ठीक है। और इस हाइड्रोग्राफ की मदद से आप क्या निकाल लोगे, क्यू पीक भी निकाल लोगे, ठीक है। और क्या करोगे, इस पीक से डायरेक्ट एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आपके पास पहले से जो बेस कर्व है उसका कोई एक पॉइंट मिल जाएगा ना ए, जहां से हमारा हाइड्रोग्राफ बनना स्टार्ट हुआ होगा, या जहां से हमारा कैचमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा फ्लो किसको, स्ट्रीम को। ये पहले से आपके पास होगा कर्व। आप क्या करोगे, इस कर्व को ही एक्सटेंड कर दोगे, ठीक है। मैंने क्या किया, ये जो बेस फ्लो का कर्व था अच्छे से बना नहीं है, ठीक है, ऐसा बनेगा कि ये इसी से ही एक्सटेंड होगा, ठीक है। ये तो पहले से ही डिफाइन होगा ना आपको बेस कर्व, तो इसको आप एक्सटेंड करोगे और आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, क्या, सी, पॉइंट सी, ठीक है। अब क्या करोगे आप, बी पॉइंट आपके पास पहले ही अवेलेबल है या आपने निकाल लिया है इसको, है ना, जहां पे हमारा रिसेशन कर्व एंड हो रहा है। क्या करोगे आप, इस पॉइंट सी को इस पॉइंट बी से डायरेक्ट ज्वाइन कर दोगे ऐसा। तो आपका ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया वो क्या हो गया, बेस फ्लो, ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, रन ऑफ। तो एक मेथड ये है कि आप बेस फ्लो की हेल्प से, पुराने बेस फ्लो की हेल्प से उसके कर्व को एक्सटेंड करके पीक से कोइंसाइड करके एक पॉइंट लेके आएंगे सी और उसको ज्वाइन करेंगे बी से, तो हमको बेस फ्लो क्या हो जाएगा, सेपरेटेड मिल जाएगा। क्लियर है। अब एक और चीज देखते हैं कि अगर आपके पास रिसेशन लिम्ब है, ठीक है, 3 मेथड बताई मैंने। इसमें क्या था, अगर हमारे पास सिर्फ बेस फ्लो था तो हमने बना दिया कैसे, ठीक है, सिर्फ बेस फ्लो का पॉइंट था तो कैसे बना दिया, एम्पेरिकल फॉर्मूले की हेल्प से। नेक्स्ट में क्या था, बेस फ्लो का कर्व था और पीक की हेल्प से हमने एक और मेथड निकाली बेस फ्लो सेपरेशन की। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड 3, जिसमें हम रिसेशन लिम्ब की मदद से बनाएंगे क्या, बेस फ्लो को सेपरेट करेंगे, ठीक है। मेथड 3 तो आपको पॉइंट ए तो पहले से अवेलेबल होगा, है ना। चलो पहले एक और बना लेते हैं हम, क्या, हाइड्रोग्राफ, ठीक है, सेम वैसे ही बनाते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो ये ऐसा बनाया और ये कुछ ये बन गया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था हाइड्रोग्राफ में क्या होते हैं, 3 कर्व होते हैं, एक होता है राइजिंग लिम्ब, एक होता है क्रस्ट सेगमेंट और एक क्या होता है, फॉलिंग लिम्ब और रिसेशन लिम्ब, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ए, इसको हम बोल देते हैं सी नहीं, चलो सी बोल देते हैं, ठीक है, डी एफ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बी। क्लियर है। तो मैंने आपको बताया था कि रिसेशन लिम्ब जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है, एक पॉइंट आता है जहां पे कर्व क्या होता है, चेंज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये एफ क्या है, एफ ही तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जहां पे हमको पता चलता है कि क्रस्ट सेगमेंट अब खत्म हो चुका है
और क्या स्टार्ट हो गया है, रिसेशन लिम्ब स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें हम पॉइंट F को, जो कि क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, उसको एक्सटेंड करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, और ये जो पॉइंट मिला है हमको B, उसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। जैसे हमने पहले बेस फ्लो किया था, वैसे इस बार हम क्या करेंगे, पॉइंट B को एक्सटेंड करेंगे और वो कहीं पे आ जाएगा पॉइंट, मान लेते हैं G। पॉइंट G मिल गया आपको इसी कर्व पे, है ना। आपने क्या किया था, पहले से बता रहा हूं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से एक लाइन ड्रॉ की थी नीचे की तरफ, और यहां पे आपने क्या किया था, रिसेशन लिम्ब के पॉइंट B, जो लास्ट पॉइंट है, उसको आपने एक्सटेंड किया था कहां तक, G तक। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने डायरेक्ट C को B से ज्वाइन कर दिया था, वैसे यहां पे क्या करूंगा, A को डायरेक्ट ज्वाइन कर दूंगा G से। तो मुझे मिल गया बेस फ्लो सेपरेशन। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई भी डाटा हो, रिसेशन लिम्ब, फॉलिंग लिम्ब या क्रस्ट पीक से रिलेटेड, तो आप बेस फ्लो आराम से सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब इसके नोट्स लिख लेते हैं, सारी मेथड को थ्योरेटिकली लिख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप इसको नोट कर लेना। चलिए बेस फ्लो सेपरेशन जो हमने देखा, उसका हम देख लेते हैं नोट्स। ठीक है, तो क्या बेस फ्लो सेपरेशन मैंने बताया था क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको बहुत सारा डाटा सरफेस रन ऑफ से निकालना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। उसके लिए हमको पहले बेस फ्लो को माइनस करना पड़ेगा। मेन इसमें कि जो डिले फ्लो है और जो क्विक रिस्पॉन्स फ्लो है ना, जो जल्दी, कौन सा जल्दी आ रहा है, जो बारिश के कारण है वो जल्दी आएगा, और जो ग्राउंड वाटर से कंट्रीब्यूशन है वो क्या आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो कंट्रीब्यूट कम कर रहा है उसको हटा देंगे, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ उसी पे ध्यान देंगे, क्योंकि फ्लड क्या आएगा, उसी के कारण आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, द सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टोटल स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ बाय सेपरेटिंग द क्विक फ्लो रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्लो फ्लो रिस्पॉन्स। ठीक है, तो क्विक फ्लो कौन है, इंटरफ्लो। इंटरफ्लो इज कंसिडर्ड एज क्विक फ्लो, हेंस ओनली बेस फ्लो इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ टू ऑब्टेन द सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ, और इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट फ्लो, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों अलग कर रहे हैं, ताकि हमको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल सके। अब हमने पहली मेथड देखी थी, वो क्या थी, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ये सबसे सिंपल मेथड होती है। इन दिस मेथड द सेपरेशन ऑफ द बेस फ्लो is achieved by joining us with a straight line the beginning of the surface runoff to the point to the recession limb, ठीक है, representing the end of the direct runoff। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना के रखा है, तीनों एक ही में बनाया है। पहली मेथड में क्या था, हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया था, कहाँ से, जहां से ये राइजिंग लिम्ब स्टार्ट हो रहा था टू जहां पर ये फॉलिंग लिम्ब खत्म हो रहा था, ये ब्लू लाइन से शो किया है मैंने। ठीक है, पहली मेथड। इसमें डिफिकल्टी कहां आ रही थी, हमको पॉइंट बी निकालने में। पॉइंट बी कैसे निकालेंगे, है ना, तो हमने लिखा था पॉइंट बी इज डिफिकल्ट टू लोकेट, सो एन एम्पेरिकल इक्वेशन फॉर द टाइम इंटरवल n days फॉर द पीक ऑफ द पॉइंट, अच्छा, फ्रॉम द पीक टू द पॉइंट बी। n क्या बताता है कि हाँ इतने डेज का इंटरवल है किस किस के बीच में, पीक और पॉइंट बी के बीच में। ठीक है, ए क्या है, ड्रेनेज एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड 2। इन दिस मेथड द बेस फ्लो कर्व एग्जिस्टिंग प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द सरफेस रन ऑफ। तो ये बेस फ्लो तो हमारे पास पहले से होगा, तो हमने इसमें क्या किया था, इसी बेस फ्लो को एक्सटेंड किया था और पीक से एक लाइन नीचे गिराई थी। ठीक है, तो जहां पे ये टच हो रहा था उसको हम बोलेंगे पॉइंट सी, और इससे डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे हम पॉइंट बी को, तो हमारा बेस फ्लो सेपरेट हो जाएगा, है ना। वही किया है हमने, टू द सरफेस रन ऑफ इज एक्सटेंडेड टिल इट इंटरसेक्ट्स द ऑर्डिनेट ड्रॉन एट द पीक, है ना। कहां तक एक्सटेंड किया हमने, जहां तक ये पीक वाले से इंटरसेक्ट ना हो जाए। ठीक है, सो द इज जॉइनिंग टू द पॉइंट बी बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बाकी का क्या हो गया, जो नीचे का पोर्शन हो गया वो है बेस फ्लो, ऊपर का हो गया वो क्या कहलाएगा आपका, सरफेस रन ऑफ। ठीक है, थर्ड मेथड हमने देखी। इन दिस मेथड द बेस फ्लो रिसेशन कर्व आफ्टर द डिप्लीशन ऑफ द फ्लड वाटर इज एक्सटेंडेड बैकवर्ड टिल इट इंटरसेक्ट्स द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लाइन EF।
ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, पहले हमने क्या किया था, बेस फ्लो को जो यहाँ पे था उसको एक्सटेंड किया था, है ना, जो शुरू का बेस फ्लो था। इसमें हम क्या करेंगे, जो रिसेशन लिम्ब हमको मिला है उसका जो पॉइंट आया है उसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था ई, जहां पे हमारा क्रस्ट सेगमेंट खत्म होता था, वहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की स्ट्रेट, जहां पे इंटरेक्ट होगी या इंटरसेक्ट होगी वहां पे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट एफ। और फिर पॉइंट एफ से क्या करेंगे, हम एक आर्बिट्री कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट लाइन नहीं ड्रॉ होगी, इस बार आर्बिट्री कर्व ड्रॉ होगा, है ना, एक कर्व ड्रॉ होगा और ज्वाइन करेगा किसको, ए को, ठीक है। वही लिखा है हमने, पॉइंट ए एंड एफ आर ज्वाइंड बाय आर्बिट्री स्मूथ कर्व, ठीक है। तो सिंपल मेथड है, मेथड 1, ठीक है। क्लियर है, चलिए क्लियर है, नोट्स लिख लेंगे इसको पॉज करके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाइड्रोग्राफ, ठीक है। ये बहुत ही फेमस टॉपिक है ना, बहुत सिंपल भी है, आराम से समझेंगे, ठीक है। तो चलो एक कहानी से समझते हैं, ठीक है। मान लो ये एक जगह है, ठीक है, ऐसी एक कोई जगह है, ठीक है। ये क्या है, रिवर है, ये रिवर है, ठीक है, या कोई एक स्ट्रीम है, ठीक है, ये उसका कैचमेंट है बड़ा सा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे खड़ा है राजू, एकदम बालों में जेल वेल लगा के, ठीक है, राजू खड़ा है। क्यों, क्योंकि राजू ने क्या सोचा है कि इस बार नदी किनारे वो सिमरन को ले जाएगा डेट पे, ठीक है। अब सिमरन का घर है यहाँ पे, सिमरन भी हो रही थी तैयार कि जाऊंगी मैं किससे, राजू से मिलने, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, तभी यहां पे हो गई बारिश, सिमरन के घर के पास क्या हो गई, बारिश हो गई, ठीक है। तो अब सिमरन आ पाएगी क्या राजू के पास, अब इतना तैयार हुई है सिमरन, है ना, तो ऐसे भीग के तो आ नहीं जाएगी, उसके पास तो कार नहीं है, ठीक है। लेकिन राजू के यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है ना। तो राजू ने फोन किया कि मिलने का वादा था, तुम आई नहीं अभी तक, तुम लगता है राज के साथ चली गई। तो सिमरन ने उसको समझाया कि नहीं यार, मैं तो, बारिश हो रही है। तो राजू को विश्वास नहीं हुआ, है ना, कि नहीं तुम राज के साथ चली गई हो। तो सिमरन और राजू दोनों कहाँ पे पढ़ते थे, सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो सिमरन ने बोला ठीक है, तुमको विश्वास नहीं है ना, तुम कहाँ खड़े हो, तो उसने बताया जहां मिलने का वादा था। तो सिमरन समझ गई कि यहाँ पे क्या है, सेक्शन है, तो जितना भी पानी की यहाँ बारिश होगी वो सारा का सारा पानी कलेक्ट होके कहाँ पे आएगा, इसी सेक्शन में आएगा, है ना। तो शुरू में ये पानी जो कलेक्ट होगा या गिरेगा कैचमेंट में, उसको टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ आने में। और जैसे जैसे ये कंट्रीब्यूट करता जाएगा बारिश का पानी इस स्ट्रीम में, तो इसका डिस्चार्ज क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा ना। तो सिमरन ने बोला राजू को, चलो तुम यहाँ पे डिस्चार्ज कैलकुलेट करना चालू कर दो, तो तुमको पता चल जाएगा कि ऊपर बारिश हो रही है, ठीक है, क्योंकि सारा पानी तो यहीं पे आएगा। अब राजू ने क्या किया, राजू ने बनाया क्या, हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ किस किस के बीच का होता है, डिस्चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ होता है, ठीक है। तो शुरू में क्या हुआ, शुरू में राजू को क्या मिला, एक कांस्टेंट फ्लो मिला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेस फ्लो, बेस फ्लो, ठीक है। कोई भी रिवर होती है उसका अपना बेस फ्लो होता है। बेस फ्लो मतलब ग्राउंड वाटर फ्लो, ठीक है, जो ग्राउंड से पानी आता है रिवर के पास वो क्या कहलाता है, बेस फ्लो। अब क्या हुआ, बारिश तो हो गई थी चालू शाम के 6 बजे से, ठीक है, तो इसने तो कैलकुलेट करना चालू कर दिया था 6 बजे तक, लेकिन 6 बजे से थोड़ी देर इस पानी को यहां आने में भी तो लगेगा, तो उतनी देर में क्या जाएगा, उतनी देर तो रिवर अपने बेस फ्लो पे ही चलेगी। उसके बाद जैसे ये बारिश का पानी कंट्रीब्यूट करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, इसका डिस्चार्ज, रिवर का डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बारिश कितने बजे हो रही थी, मान लो 6 से 9 हुई बारिश, तो क्या 6 बजे ही इसका डिस्चार्ज बढ़ने लग जाएगा, यहाँ पे 6 बजे बढ़ने लग जाएगा क्या डिस्चार्ज, नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि पानी को यहां से यहां आने में कुछ तो टाइम लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट, डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी कैसी है, कि कभी आ पाएगा भी कि नहीं। लेकिन ये बारिश तेज थी तभी तो सिमरन नहीं आ पा रही थी,
नहीं तो सिमरन भी आ जाती ना पहले पानी से, ठीक है। लेकिन बारिश कैसी थी, तेज थी, तेज मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या हुआ, अब राजू ने तो 6:15 6:30 तक देखा यार अब तो बारिश नहीं बढ़ रही है, अभी भी उतना ही चल रहा है, उसको शक आने लगा। फिर एकदम से एक आशा की किरण आई कि उसका डिस्चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पानी कंट्रीब्यूट करने लगा है किस पे, स्ट्रीम पे, है ना। कैचमेंट का पानी जो है वो स्ट्रीम का डिस्चार्ज बढ़ाने लगा है, मतलब वो यहां से यहां आ चुका है। तो वो क्या होगा आपका कैसे बढ़ेगा डिस्चार्ज, डिस्चार्ज आपका कुछ ऐसे बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो हमको क्या मिला, एक पॉइंट मिला हमको A यहां पे, और एक पॉइंट ले लेते हैं B कुछ यहां पे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये डिस्चार्ज बढ़ने लगा। अब उसके बाद जब बारिश बंद हो जाएगी, बारिश बंद हो जाएगी तो क्या होगा, अब ये डिस्चार्ज क्या होने लग जाएगा, ऑटोमेटिक कम होने लग जाएगा, क्योंकि इनपुट नहीं है ना कुछ, है ना, सिर्फ आउटपुट निकलता जा रहा है। अब बारिश बंद हो चुकी है तो डिस्चार्ज को क्या होगा, एक पीक मिल जाएगा डिस्चार्ज को, है ना। उस पीक के बाद वो क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा, ठीक है। तो यहां हम ले लेते हैं पॉइंट, वो क्या होगा, गिरने लगेगा। और वापस क्या जीरो हो जाएगा, वापस क्या जीरो हो जाएगा, वो नहीं, क्योंकि उसके पास अपना बेस फ्लो तो है। अभी तक तो ये बारिश का पानी आया, ठीक है, लेकिन ये बेस फ्लो तो अभी भी रहेगा ना, वो थोड़ी गायब हो जाएगा। तो वापस जब बारिश का पूरा पानी उस स्ट्रीम से निकल जाएगा तो उसके बाद रिवर किस में चलने लगेगी, अपने कांस्टेंट बेस फ्लो में, ठीक है। रिवर किस में चलने लगेगी, अपने कांस्टेंट बेस फ्लो में, ठीक है। तो समझ में आया पूरा चीज क्या हुआ था, जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाती है कैचमेंट की, वो क्या करता है, डिस्चार्ज को बढ़ाते जाता है। तो हाइड्रोग्राफ किस किस के बीच बनता है, डिस्चार्ज और टाइम के बीच। अब इसका यूज क्या है, क्या बता रहा है आपको हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ आपको पीक बता रहा है, क्या बता रहा है, पीक बता रहा है। पीक बताने से क्या होगा, क्यू पीक। अगर मुझे अपने एरिया का पीक डिस्चार्ज पता है तो मैं वहां कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आराम से डिजाइन कर सकता हूं, है कि नहीं। अगर मुझे पता है कि हाँ इतना यहां पे इतनी बाढ़ आती है तो मैं उतनी स्ट्रेंथ के साथ वहां ब्रिज बनाऊंगा, ठीक है। या अगर कोई कलवर्ट बना रहा हूं तो मुझे पता है कि ये पूरी डूब जाएगी तो मैं क्या करूंगा, उसको थोड़ा ऊपर बनाऊंगा। तो ये सब कौन बताएगा मुझे, हाइड्रोग्राफ बताएगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्चार्ज बताता है हर टाइम पे, ठीक है। इसके साथ एक क्या होता है, एक छोटा सा क्या बनता है, हाइटोग्राफ भी। हमने हाइटोग्राफ देखा था, हाइटोग्राफ किस किस के बीच बनता था, इंटेंसिटी और टाइम के बीच में। तो क्योंकि बारिश कितने से कितने हुई थी, 6 से 9, हम इंटेंसिटी मान ले रहे हैं यूनिफॉर्म है ना। तो हमने क्या बनाया, एक छोटा सा हाइटोग्राफ, ठीक है। आप इसको यहां टाइम भी डिस्प्ले कर सकते हो, है ना। यहां हम ले लेते हैं 3 4 5 9 10 11 13 14 15 16। तो आपने देखा भले बारिश 3 घंटे की होगी लेकिन रन ऑफ क्या होगा, ज्यादा हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है आपका कैचमेंट कैसा है और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, ठीक है। वो हम बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो शेप को अफेक्ट करते हैं किसके, हाइड्रोग्राफ के। पहले हम कंपोनेंट देख लेते हैं हाइड्रोग्राफ के। हाइड्रोग्राफ क्लियर है, किस किस के बीच बन रहा है, डिस्चार्ज और टाइम के बीच में, ठीक है। तो हम पहला कंपोनेंट देख लेते हैं, ए और बी। ए से लेके बी पॉइंट को हम बोलते हैं, ए से लेके बी पॉइंट को हम बोलते हैं राइजिंग लिंप। क्या बोलते हैं हम, राइजिंग लिंप। राइजिंग लिंप मतलब होता है, और इसको बोला जाता है कंसंट्रेशन कर्व, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाएगी ये क्या होता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा लगा आपको कम होने लगी है तो उसके बाद क्या आएगा, जब अपने पीक पे होगा वो बारिश, जब अपने पीक पे होगी, है ना, कि डिस्चार्ज भी बढ़ गया है, तब एक क्या आएगा, क्रस्ट। ये सेगमेंट बी सी और डी, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट सेगमेंट, ठीक है।
ठीक, अटक गई। चलो ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, BCD को लिख लेंगे क्रस्ट सेगमेंट, क्रस्ट सेगमेंट, ठीक है, जिसमें पॉइंट C क्या होता है, हमारा पीक होता है, ठीक है। ये क्या बताता है कि डिस्चार्ज की पीक क्या है, ठीक है। फिर जैसे ही पॉइंट D पे आता है, मतलब आप क्या समझ रहे हो, अब धीरे धीरे क्या हो गई, बारिश बंद हो चुकी है और डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, अब कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो D से E पॉइंट को हम बोलते हैं फॉलिंग लिम्ब या फिर रिसेशन लिम्ब, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फॉलिंग लिम्ब या फिर रिसेशन लिम्ब, रिसेशन लिम्ब। क्लियर है? चलिए अब एक और चीज समझ लेते हैं। जब ये क्या करता है, कैचमेंट कंट्रीब्यूट करता है पानी स्ट्रीम को, ठीक है, तो इस टाइम से लेके जब तक वो कंट्रीब्यूट करता है उतने टाइम को, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही क्या कर रहा था, कैचमेंट अपना पानी पूरा किस में कंट्रीब्यूट कर रहा था, रिवर में। तो इन दोनों के बीच के टाइम को बोलते हैं हम, इन दोनों के बीच के टाइम को बोलते हैं हम बेस टाइम, बेस टाइम, ठीक। तो बेस टाइम की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज दैट टाइम इन विच कैचमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग द वाटर टू द स्ट्रीम, ठीक है। इतने टाइम पे क्या हो रहा है, वो कैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है किसको, पानी दे रहा है स्ट्रीम को, तो ऑटोमेटिक उसका डिस्चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। मैं सबकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा आपको अभी, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं हाइटोग्राफ छोटा सा, जिसका ड्यूरेशन कितना होगा, TR। TR क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल और टाइम ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। एक थ्योरेटिकल चीज है, इसको समझते हैं हम कि इस हाइटोग्राफ के बीच के डिस्टेंस से लेके अगर मैं ये सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस कर्व के बीच का डिस्टेंस लेता हूं, तो ये मुझे बताता है लैग टाइम। लैग टाइम मतलब इतना टाइम लगेगा सारे पार्ट से पानी को कलेक्ट होके यहां से सेक्शन तक आने में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैग टाइम, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, इस कर्व के या इस हाइटोग्राफ के बीच से लेके सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ दिस कर्व के टाइम के बीच का, ठीक है। डेफिनेशन भी लिख लेंगे हम। इसको हमने क्या बताया था, बेस टाइम, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम TB से, ठीक है। और यूजेस क्या क्या बताया मैंने हाइड्रोग्राफ के, कहाँ यूज करता है, यूज करते हैं हम इसको, क्या बताता है ये, क्यू पीक बताता है, ताकि हम और भी स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकें, ठीक है। अब इसके थ्योरी नोट कर लेंगे। चलिए अब इसका नोट्स लिख लेते हैं, समझ गए होंगे आप अच्छे से हाइड्रोग्राफ, नोट्स लिख लेंगे। A hydrograph is a graphical representation of discharge flowing in the river at a given location with the passage of time, ठीक है। It gives us the peak flow which is important for the design of hydraulic structure at that site। क्या बताता है ये, मैं बताया था आपको, पीक फ्लो, ताकि हम क्या कर सकें, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर अच्छे से डिजाइन कर सकें, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रहता है, इसमें बेस फ्लो भी होता है, इंटर फ्लो भी होता है ना, रन ऑफ के कारण जो जो फ्लो आ रहा है वो सब क्या होता है, इसमें ऐड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ और फ्लड हाइड्रोग्राफ, ठीक है। जैसे आपके अलग अलग नाम होते हैं ना, दोस्त कुछ और बोलते हैं, है ना, घर वाले कुछ और बोलते हैं, तो इसके भी ऐसे ही दो नाम है, स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ और फ्लड हाइड्रोग्राफ, या फिर आप इसको बोल सकते हो सिंपल हाइड्रोग्राफ, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट देखे थे हमने, पहला क्या था, TR देखा था। TR क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल बताया था आपको, जैसे यहाँ पे 3 आवर था ड्यूरेशन, ठीक है। नेक्स्ट TB क्या बताया था, बेस टाइम। क्या होता है, ये वो टाइम होता है जब कैचमेंट अपना पूरा पानी किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्ट्रीम में। तो देखा आपने, यहाँ डिस्चार्ज बढ़ा और जब दोबारा आया उसी बेस फ्लो में, उस बीच के टाइम को हम क्या बोलते हैं, बेस टाइम, है ना। इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इट इज द टोटल टाइम ड्यूरिंग विच कैचमेंट कॉन्ट्रीब्यूट फ्लो एट द सेक्शन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था TL लैग टाइम। ये क्या होता है, किसके किसके बीच का टाइम होता है, इस हाइटोग्राफ के बीच से डिस्टेंस से लेके इस ग्राफ का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लैग टाइम, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, इट इज अ मीन टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ वाटर from all parts of the catchment to the outlet during a given storm, ठीक है। मतलब पूरे पार्ट से पानी को आने में
जो टाइम लगता है और कहाँ पहुंचने में, सेक्शन तक पहुंचने में, उस टाइम को क्या बोलते हैं हम, लैग टाइम। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ए से बी क्या होता है, राइजिंग लिम्ब। ठीक है, या इसको और क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन कर्व। क्या बताता है ये, बताता है इंक्रीज इन डिस्चार्ज। ठीक है, ये तब बताता है कि मतलब आपको कैचमेंट क्या कर रहा है, पानी दे रहा है, तभी क्या हो रहा है आपका पानी या डिस्चार्ज इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो राइजिंग लिम्ब क्या बताता है, इंक्रीज इन द डिस्चार्ज। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, क्रस्ट सेगमेंट। इट कंटेन्स पीक फ्लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रस्ट सेगमेंट किसको बोलते हैं हम, बी, सी और डी पॉइंट को। ठीक है, सी क्या है, उसमें पीक है। ठीक है, सी क्या है, पीक है, इसलिए क्रस्ट में क्या होता है, पीक कंटेन होता है। ठीक है, लिखेंगे द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट द एंड ऑफ द क्रस्ट सेगमेंट commonly assumed to mark the time at which surface inflow to the channel system ceases, मतलब कम होने लगता है। क्या बताता है ये, देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा डी में। इन्फ्लेक्शन मतलब अब कर्व क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, अब कर्व क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो पॉइंट डी क्या बताएगा कि अब मेरे कैचमेंट में ज्यादा पानी नहीं है, मतलब बारिश भी बंद हो चुकी है, तो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज नहीं आएगा। अब क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कम होने वाला पार्ट क्या है, ये इसको बोलते हैं हम रिसेशन लिम्ब या फिर फॉलिंग लिम्ब। ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से चालू होता है, क्या बोलेंगे इसको, डी से ई पॉइंट तक क्या होता है, रिसेशन लिम्ब। ठीक है, इन्फ्लेक्शन एट द एंड ऑफ द क्रस्ट सेगमेंट टू द कमेंसमेंट ऑफ द नेचुरल ग्राउंड वाटर फ्लो। कहां तक होता है ये, जब तक वो बेस फ्लो तक वापस नहीं आ जाता, तब तक हम इस कर्व को क्या बोलेंगे, रिसेशन लिम्ब। ठीक है, वापस आएगा तो कहां तक आ जाएगा, बेस फ्लो तक, क्योंकि वो तो नॉर्मल उसके पास है ना। इसको ऐसे समझो कि बेस फ्लो क्या है, आपके पास 10 रुपए है। ठीक है, बीच में आपकी लॉटरी लग गई, ठीक है, 1 लाख रुपए की, तो ये 1 लाख रुपए मिल गए, धीरे धीरे मिले, आपने क्या किया, इनको खर्चा किया, तो वो 10 रुपए तो आपके पास बचे ही रह जाएंगे ना जेब में, उसको आप अलग से रखोगे बेस फ्लो। ठीक है, क्लियर है। इसमें जो एक्स्ट्रा बारिश के कारण पानी आया उसके कारण डिस्चार्ज बढ़ गया। ठीक है, मेन यूज क्या है इसका, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग शेप ऑफ द हाइड्रोग्राफ। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ। शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, शेप ऑफ द कैचमेंट। फर्स्ट इज शेप ऑफ द कैचमेंट। ठीक है, अब देखते हैं शेप ऑफ द कैचमेंट कैसे अफेक्ट करता है। मान लो अगर मेरे कैचमेंट का शेप कुछ ऐसा है। ठीक है, एक कैचमेंट है, उसका शेप कुछ ऐसा है। ठीक है, यहां पे सेक्शन है। दूसरा कैचमेंट है, उसका शेप कुछ ऐसा है। ठीक है, यहां पे सेक्शन है। ठीक, अब आपको बताना है कि किसमें मुझे पीक पहले मिलेगा और किसमें पीक मुझे बाद में मिलेगा, बताओ, है ना। सोचना है पहले बहुत देर तक कि किसमें पीक पहले मिलेगा, किसमें पीक बाद में मिलेगा और क्यों मिलेगा। ठीक है, मतलब किसमें हाइड्रोग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पहले पीक मिलके बाद में कम हो जाएगा, या फिर किस वाले में हाइड्रोग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा कि मुझे शुरू में पीक ना मिलके बाद में पीक मिलेगा। ठीक है, कौन से वाले में होगा ऐसा, पहले पीक किस में मिलेगा, कोशिश करेंगे। पहले पीक मिलेगा मुझे इस वाले में। क्यों पहले पीक मिलेगा, अब देखो, अब जो पानी जो पीछे से आ रहा है, यहां पे जो पानी कलेक्ट हुआ है उसकी क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू यहां पे जो पानी कलेक्ट होगा, क्योंकि यहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी कलेक्ट होगा, है ना, क्योंकि यहां पे ज्यादा एरिया है सेक्शन के पास में, तो ज्यादा एरिया ज्यादा पानी लेके आएगा, तो पहले मिल जाएगा मुझे पीक। क्लियर है, अगर ज्यादा एरिया
सेक्शन के पास में है तो पीक मुझे पहले मिल जाएगा, इसमें अर्ली पीक मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें जो ज्यादा पानी जहां कलेक्ट हो रहा है वो एरिया पीछे है और कम पानी जहां कलेक्ट हो रहा है वो एरिया सेक्शन के पास में है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पीक मुझे देर से मिलेगा, मतलब ज्यादा पानी बाद में आएगा ना सेक्शन में, टाइम लगेगा उसको आने में, तो इसमें पीक मुझे बाद में मिलेगा। क्लियर है शेप कैसे अफेक्ट कर रहा है, शेप ऑफ द हाइड्रोग्राफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है शेप ऑफ द कैचमेंट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द कैचमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द कैचमेंट। साइज ऑफ द कैचमेंट कैसे अफेक्ट करेगा, अगर स्मॉल साइज का कैचमेंट है, मान लो स्मॉल साइज का कैचमेंट है तो क्या होगा, उसका जो ओवरलैंड फ्लो है, मतलब कि लैंड में फ्लो हो रहा है पानी, ठीक है, पहले तो कैचमेंट के लैंड में फ्लो होगा, उसके बाद ही चैनल स्ट्रीम में आता है ना, हमने शुरू में देखा था, जैसे ये पूरा कैचमेंट है तो इसके बाद ये स्ट्रीम में आएगा ना पानी, पहले तो कैचमेंट से कलेक्ट होगा, तो अगर स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, लैग टाइम बहुत कम होगा, ठीक है, और डिपेंड करता है कि वहां का लैंड कैसा है, ठीक है, स्मॉल कैचमेंट में डिपेंड करता है कि वहां का लैंड कैसा है। अगर वहां बहुत ज्यादा पेड़ लगे होंगे तो क्या होगा, पानी कम आएगा, है ना, क्योंकि ज्यादातर पेड़ क्या करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर कंक्रीट का होगा और स्मॉल है तो क्या होगा, पानी वहां जल्दी से आ जाएगा, ठीक है, और पीक बड़ा बन जाएगा। क्लियर है, साइज ऑफ द कैचमेंट डिपेंड करता है कि लार्ज कैचमेंट है कि स्मॉल कैचमेंट है। अगर लार्ज कैचमेंट है तो हमारा ओवरलैंड फ्लो किसी काम का नहीं है, फिर हम चैनल स्ट्रीम में देखेंगे कि जब चैनल में पानी आएगा तब क्या होता है, ठीक है। लार्ज में क्या होगा, लैग टाइम आपका बढ़ जाएगा, पानी को सेक्शन तक आने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्लोप ऑफ द कैचमेंट। स्लोप ऑफ द कैचमेंट, चलो स्लोप ऑफ द कैचमेंट कैसे अफेक्ट कर रहा है, मान लो ये मेरा कैचमेंट एरिया है कोई, ठीक है, इसकी स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप है। कैसी है, स्टीप है, मतलब बहुत ज्यादा ढलान है, तो पानी क्या होगा, जल्दी जल्दी आएगा, जल्दी से पीक बन जाएगा, या पीक मैक्सिमम भी बनेगा, है ना, क्योंकि क्या है, ढलान ज्यादा है तो पानी क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी में आएगा। इसमें पीक क्या मिलेगा मुझे, पीक लार्ज पीक मिलेगा, लार्ज पीक मिलेगा, ठीक है। और इसका रिसेशन लिम्ब कैसा होगा, क्योंकि स्टीप है तो रिसेशन लिम्ब क्या होगा, जैसे ही आपको, अगर आपने किसी ढलान में पानी छोड़ रहे हो, ठीक है, कोई सीढ़ी है उसमें पानी छोड़ रहे हो या कोई स्लाइड है उसमें पानी छोड़ रहे हो, तो क्या होता है, जैसे ही आपने पानी छोड़ना बंद कर दिया क्या होगा, डिस्चार्ज ऑटोमेटिक जल्दी से कम हो जाएगा। तो रिसेशन लिम्ब भी इसका कैसा होगा, स्टीप होगा, अगर स्लोप स्टीप है तो, ठीक है। उल्टा चलते हैं, अगर स्लोप माइल्ड है या बहुत कम है ना, तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा, पीक क्या मिलेगा मुझे, कम मिलेगा, ठीक है, स्लोप पे। और रिसेशन लिम्ब भी कैसा बनेगा, मेरा बड़ा बनेगा, अगर स्लोप कैसी है, माइल्ड है, और स्टीप है तो मेरा रिसेशन लिम्ब छोटा सा बन जाएगा, तुरंत ही पानी खत्म हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है लैंड यूज, ठीक है, इसको समझेंगे। लैंड यूज मतलब कि जो मेरा लैंड है कैचमेंट का वो कैसा है, ठीक है। अगर मेरा लैंड कंक्रीट का है, जैसा मैंने बताया था स्मॉल वाले कैचमेंट में, अगर कंक्रीट का है तो क्यू पीक क्या होगा, लार्ज मिलेगा, ठीक है, पीक ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन तो बहुत कम हो जाएगा ना, अगर कंक्रीट बिछा है। आजकल बाढ़ क्यों आ रही है, क्योंकि बहुत सारी जो जमीन है वो किस में कवर हो गई, कंक्रीट में, रोड्स बन गई है वहां पे, तो क्या होता है, पानी ग्राउंड के अंदर नहीं जा पाता और कहां रह जाता है, सरफेस में, जिसके कारण हमारा डिस्चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो लैंड यूज अगर कंक्रीट का है तो डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। अगर ट्रीज हैं, उसमें ट्रीज हैं, प्लांट है ना, ट्रीज एंड प्लांट हैं, तो क्यू पीक कैसा होगा, स्मॉल हो जाएगा, क्यों, अगर प्लांट्स हैं तो क्या करेगा, वो पानी को इन्फिल्ट्रेट कर देगा, ठीक है, तो बहुत कम पानी ही रन ऑफ में
कंट्रीब्यूट कर पाएगा, जिससे हमारा पीक डिस्चार्ज कम हो जाएगा। क्लियर है लैंड यूज। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग जो है वो है क्लाइमेट फैक्टर्स। क्लाइमेट फैक्टर फर्स्ट है रेनफॉल इंटेंसिटी। फर्स्ट है रेनफॉल इंटेंसिटी। ठीक है, अब ये देखते हैं ये कैसे अफेक्ट करता है। अब हमको अगर किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे हो आप, तो एक चीज तो कॉमन करनी पड़ेगी, तो कॉमन कर लेते हैं हम ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल अगर कांस्टेंट है, ठीक है, मान लो 2 बारिश हो रही हैं, एक की इंटेंसिटी है 10 mm पर आवर, एक की इंटेंसिटी है 1 mm पर आवर। ठीक है, और दोनों का ड्यूरेशन कितना है, मान लो 2 घंटा है। ठीक है, तो ज्यादा बारिश किस में होगी, 10 mm वाले में, उसमें 20 mm हो जाएगी बारिश, और 1 mm वाले में कितनी होगी, 2 mm ही बारिश होगी। तो जैसे ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी फॉर अ कांस्टेंट ड्यूरेशन, मेरा हाइड्रोग्राफ की पीक क्या मिलेगी मुझे, और ज्यादा मिलेगी। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, पीक रेनफॉल इंटेंसिटी से। क्लियर है, इंटेंसिटी कैसे अफेक्ट करेगी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा क्यू पीक मिलेगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है रेनफॉल ड्यूरेशन। रेनफॉल ड्यूरेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल। अब यहां पे हमने क्या किया है, रेनफॉल की जो वॉल्यूम है उसको क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, मतलब मान लो मैं बोल रहा हूं कि 10,000 मीटर क्यूब पानी 1 घंटे में गिर गया, तो क्यू पीक क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। और मैं बोल रहा हूं यही 10,000 मीटर क्यूब पानी 4 घंटे में गिरा, तो क्यू पीक क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ड्यूरेशन से कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारा पीक डिस्चार्ज, ड्यूरेशन जितना ज्यादा होगा क्यू पीक या फिर पीक डिस्चार्ज उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, और ड्यूरेशन मेरा जितना ही ज्यादा कम होगा फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा मेरा पीक डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर है रेनफॉल डायरेक्शन। रेनफॉल डायरेक्शन, ठीक है, रेनफॉल डायरेक्शन कैसे अफेक्ट करेगा, रेनफॉल का डायरेक्शन अगर सेक्शन के साइड है, मान लो, ठीक है, यहां था मेरा ये चैनल जा रहा है, मान लो यहां पे सेक्शन है, ठीक है, और जो रेनफॉल हो रही है वो भी इसी साइड की हो रही है। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, क्यू पीक जल्दी मिल जाएगा, है ना, क्योंकि सारा पानी जल्दी जल्दी सेक्शन पे आ जा रहा है। ठीक है, तो हमको कैसे मिलेगा, हमको अर्ली पीक मिल जाएगा। ठीक है, अगर इन द डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ सेक्शन, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ द सेक्शन है तो क्या मिलेगा हमको, अर्ली पीक, अर्ली पीक। ठीक है, कैसा होगा हमारा, ऐसा बन जाएगा हाइड्रोग्राफ, अर्ली पीक वाला। ठीक है, और अगर डायरेक्शन उल्टा हुआ, है ना, जिस साइड सेक्शन है उस साइड नहीं गिर रहा है पानी, तो क्या मिलेगा हमको, लेट पीक, है ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेक्शन रेनफॉल का, तो हमको क्या मिलेगा, लेट पीक। ठीक है, आई होप आपको सारे फैक्टर क्लियर हैं, कैसे कैचमेंट अफेक्ट करता है ना, स्लोप ऑफ द कैचमेंट, साइज ऑफ द कैचमेंट, शेप ऑफ द कैचमेंट, कैसा लैंड है उसका, अदर क्लाइमेट कंडीशंस। ठीक है, तो हर बार आपको हाइड्रोग्राफ सेम मिले ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, हाइड्रोग्राफ अलग अलग मिल सकता है अलग अलग टाइम पे, डिपेंड करता है वो इन सारे फैक्टर्स पे। चलिए अब इसका नोट्स लिख लेते हैं। चलिए अब इसका नोट्स लिख लेते हैं हम। पहला क्या देखा था हमने, शेप ऑफ द कैचमेंट क्या होता है, इट इन्फ्लुएंसेस द टाइम टेकन फॉर द वाटर फ्रॉम द रिमोट पार्ट्स ऑफ द कैचमेंट टू अराइव एट द आउटलेट ऑफ द कैचमेंट। देखा था हमने कैसे शेप अफेक्ट करता था, अगर मैक्सिमम एरिया सेक्शन के पास में है तो पीक अर्ली मिलता है, और मैक्सिमम एरिया अगर सेक्शन से दूर है तो पीक लेट में मिलता है ना। नेक्स्ट हमने देखा साइज ऑफ द कैचमेंट, अगर स्मॉल है कैचमेंट तो कौन प्रीडोमिनेंट होता है, ओवरलैंड फ्लो, है ना,
और अगर स्मॉल है तो बहुत बड़ा रोल कौन प्ले करेगा, लैंड यूज और इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल। ठीक है, कि वहां का लैंड कैसा है कैचमेंट का और इंटेंसिटी कैसी है रेनफॉल की। ज्यादा होगी तो पीक जल्दी मिल जाएगा क्योंकि स्मॉल है कैचमेंट, लेकिन बड़े कैचमेंट में ऑन द लार्ज कैचमेंट दीज इफेक्ट्स आर सप्रेस्ड, ये दोनों इफेक्ट जो है वो कम हो जाते हैं किसमें, लार्ज कैचमेंट हो अगर तो लैंड यूज आपका उतना काम नहीं आता। ठीक है, क्योंकि उसमें चैनल फेज मोर हो जाता है। ठीक है, और बेस टाइम किसका बड़ा होगा, ऑब्वियसली स्मॉल कैचमेंट है तो उसका बेस टाइम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जितना पानी आ रहा है वो ऑलरेडी तुरंत कंट्रीब्यूट करता जा रहा है किसको, स्ट्रीम को। तो जैसी बारिश बंद हो जाएगी उसका क्या होगा, तुरंत रिसेशन लिम बन जाएगा और उसका बेस टाइम कम होगा। लेकिन लार्ज कैचमेंट में बड़ा एरिया है, ज्यादा पानी है, तो रन ऑफ हमको ज्यादा देर तक मिलता रहेगा तो बेस टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था स्लोप ऑफ द कैचमेंट, इसमें लिखा था इट विल अफेक्ट द रिसेशन लिम। अगर मेरा कैचमेंट बहुत स्टीप है तो किसको अफेक्ट करेगा, रिसेशन लिम को। कैसे, स्टीपर स्लोप विल गिव राइज टू क्विकर डिप्लीशन, मतलब अगर स्टीप है स्लोप तो पानी जल्दी निकल जाता है ना। आपके बाथरूम में अगर अच्छे से ढलान दिया है तो पानी जल्दी निकल जाएगा, है ना, नहीं तो आप वाइपर से निकालते रहो, टाइम लगेगा, है ना। वैसे ही अगर स्टीप है ज्यादा स्लोप आपके कैचमेंट की तो रिसेशन लिम भी छोटा बनेगा, बेस टाइम भी क्या होगा, कम होगा, है ना। क्यों, क्योंकि सारा पानी जल्दी जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, इसके अपोजिट अगर स्लोप माइल्ड है, मतलब स्टीप नहीं है, माइल्ड है, बहुत कम है, तो टाइम बेस टाइम कैसा होगा, बड़ा होगा बेस टाइम। ठीक है, और रिसेशन लिम भी कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था लैंड यूज। अब हम देखिए फॉर टू कैचमेंट, दो कैचमेंट है, दोनों क्या है, ऑफ इक्वल एरिया एंड कीपिंग द अदर फैक्टर्स बीइंग आइडेंटिकल। हमने दो कैचमेंट लिया, दोनों का एरिया बराबर है, बाकी सारी चीजें बराबर हो रही हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी, डायरेक्शन, साइज भी एक ही है, शेप भी एक सा है, तब क्या अफेक्ट करेगा, लैंड यूज। कैसे कि उस वहां का जो लैंड है वो किसका बना है, अगर उसमें फॉरेस्ट कवर ज्यादा है। ठीक है, यहां आगे क्या लिखा था हमने, द पीक डिस्चार्ज इज हायर फॉर द कैचमेंट दैट हैज लोअर डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट कम है तो पानी इनफिल्ट्रेट कम होगा, ज्यादा से ज्यादा रन ऑफ हो जाएगा, तो पीक डिस्चार्ज मिलेगा मुझे। ठीक है, लेकिन अगर फॉरेस्ट ज्यादा है तो मेरा डिस्चार्ज क्या होगा, बाढ़ आने की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि पानी ज्यादा से ज्यादा इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, आजकल फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है और कंक्रीट की रोडें ज्यादा बनती जा रही हैं, इसलिए बाढ़ भी जल्दी आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने लिखा था लास्ट पॉइंट क्या है, फॉरेस्ट कवर इंक्रीजेस इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, और आपने पढ़ा था इसके पहले कि रेनफॉल इज इक्वल्स टू इनफिल्ट्रेशन प्लस रन ऑफ, तो जितना ज्यादा इनफिल्ट्रेशन होगा रन ऑफ उतना ही कम होगा, बाढ़ आने के चांस उतने ही कम है। नेक्स्ट हमने देखे थे तीन क्लाइमेट फैक्टर, फर्स्ट था रेनफॉल इंटेंसिटी फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। मैंने बताया था एक चीज कांस्टेंट करनी पड़ेगी, क्या कांस्टेंट कर रहे हैं हम, ड्यूरेशन। द पीक एंड द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस रन ऑफ आर प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। अगर ड्यूरेशन सेम है, 4 घंटे की बारिश है, इंटेंसिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली पीक क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, रन ऑफ क्या मिलेगा, ज्यादा। इसलिए रन ऑफ और पीक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल। रेनफॉल की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी पीक उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमने देखा था रेनफॉल ड्यूरेशन। अब हमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इफ द रेनफॉल ड्यूरेशन इंक्रीजेस, सेम वॉल्यूम है, ड्यूरेशन ज्यादा है, तो पीक क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सेम वॉल्यूम है, ड्यूरेशन कम है, तो पीक क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं आपके ऊपर एक एक बूंद पानी डाल रहा हूं तो आप गीले नहीं होगे, है ना, या कम गीले होगे। अब मैं एक साथ बाल्टी डाल दे रहा हूं आपके ऊपर, है ना, एक साथ, तो मैंने क्या कर दिया, ड्यूरेशन कम कर दिया, वॉल्यूम एक बाल्टी है, लेकिन पहले एक एक ड्रॉप डाल रहा था मैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आपको। फिर मैंने सीधा बाल्टी उठा के डाल दिया, तो मैंने क्या कर दिया, आपका ड्यूरेशन कम कर दिया फॉर द सेम वॉल्यूम, तो क्या होगा, आप पूरे भीग जाओगे, है ना, पीक क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे डायरेक्शन ऑफ द रेनफॉल। इफ द रेनफॉल डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटलेट, बताया था मैंने, अगर डायरेक्शन आउटलेट की तरफ है, मतलब जहां पे हम डिस्चार्ज मेजर कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, इट विल गिव लेफ्ट स्क्रूड हाइड्रोग्राफ। मतलब क्या होता है, अर्ली पीक डिस्चार्ज।
ठीक है। अगर डायरेक्शन उसी तरफ होगा जहां हम डिस्चार्ज मेजर कर रहे हैं तो अर्ली पीक मिलेगा, ठीक है, पीक हमको जल्दी मिलेगा। इसकी अपोजिट अगर डायरेक्शन उल्टा है, मैं इस सेक्शन में नाप रहा हूं लेकिन रेनफॉल का डायरेक्शन उल्टा है, तो क्या होगा, मुझे मिलेगा राइट स्क्रूड हाइड्रोग्राफ, मतलब लेट पीक मिलेगा। क्लियर है?